नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे टिड्डे के बारे में और टिड्डे की बाहरी संरचना, टिड्डे का जीवन चक्र, इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। उसी के बारे में थोड़ा सा और देखिए। जब हमने टिड्डे की बाहरी संरचना का अध्ययन किया था तो बताया था कि टिड्डे की बाहरी संरचना में सबसे बाहर की ओर काइटिन का बना हुआ एक खोल होता है। टिड्डा एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात नर टिड्डा और मादा टिड्डा दोनों अलग अलग होंगे। टिड्डा शाकाहारी प्राणी होता है, मांसाहारी नहीं होता, ये शाकाहारी प्राणी होता है और शाक, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां इत्यादि का भक्षण करता है। इसके शरीर की बात करें तो टिड्डा का जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। हमने देखा था कि जो टिड्डा है उसका सिर, उसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो टिड्डे के सिर पर एक जोड़ी एंटीना या श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं जो क्या काम करती हैं? बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है, मार्ग को ढूंढने का कार्य करती है, गंध, किसी भी पदार्थ की गंध अगर ज्ञात करनी है तो वो काम भी कौन करेगी? श्रृंगिकाएं करेंगी। टिड्डे में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और वो नेत्र देखने का कार्य करते हैं। दोनों संयुक्त नेत्रों के मध्य 2 या 3 उपनेत्र पाए जाते हैं और टिड्डे के सिर में सबसे नीचे की ओर अधोमुखी प्रकार का एक मुख मिलता है जिसमें मुखांग मिलते हैं। ये मुख काटने और चूसने की प्रवृत्ति वाला होता है। इसके बाद सिर के पीछे होता है वक्ष वाला भाग और वक्ष वाले भाग को हमने 3 भागों में बांटा था, अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष। टिड्डे के वक्ष में मध्य वक्ष और पश्च वक्ष, इन दोनों से जुड़े हुए 2 जोड़ी पंख होते हैं और एक एक जोड़ी दोनों ही खंडों में श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। टिड्डे के वक्ष खंड के तीनों खंडों में एक एक जोड़ी उपांग या कह सकते हैं टांगे पाई जाती हैं। सबसे पिछली वाली टांगें सबसे लंबी होती हैं, फुदकने के या जंप लगाने के काम आती हैं। और हमने देखा था टिड्डे की जो प्रत्येक टांग है उसकी स्ट्रक्चर भी, उसमें 5 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर की ओर एक गोलाकार भाग कोक्सा, जो कि टांग को वक्ष खंड से जोड़े रखने का कार्य करता है। कोक्सा के नीचे ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर के नीचे फीमर, उसके नीचे टिबिया और सबसे नीचे टॉर्सस। तो ये 5 भाग मिलकर के प्रत्येक टांग या प्रत्येक उपांग का निर्माण करते हैं। टिड्डे की जो पिछली टांगें होती हैं वो लंबाई में सबसे ज़्यादा होती है और फुदकने का जो मेन काम है वो पिछली टांगों के द्वारा ही होता है। इसके पश्चात फिर टिड्डे के हम उदर की बात करें तो टिड्डे का उदर 11 खंडों से मिलकर बना होता है। 11 खंडों से मिलकर बना होता है। यदि आप नर टिड्डे की बात करें तो नर टिड्डे का उदर थोड़ा छोटा होगा। मादा टिड्डे की बात करें तो मादा टिड्डे का उदर थोड़ा लंबा होगा। मादा टिड्डे में उदर का जो आखिरी खंड है वो नुकीला होता है। नर टिड्डे में उदर का आखिरी खंड नुकीला नहीं होता। उदर में चाहे नर हो या मादा हो, उदर में कुल 8 जोड़ी श्वसन छिद्र मिलते हैं। तो हमने पढ़ा कि वक्ष में कुल 2 जोड़ी श्वसन छिद्र मिलते हैं, उदर में कुल 8 जोड़ी मिलते हैं। इसका मतलब पूरे टिड्डे के अंदर टोटल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाएंगे।
यदि टिड्डे के उदर की बात करें, उदर के भाग की बात करें तो टिड्डे के उदर के प्रत्येक खंड के ऊपरी पार्ट को हम कहते हैं टर्गम, निचले पार्ट को कहते हैं स्टर्नम और दोनों पार्टों को मिलाने वाली झिल्ली इसको बोला जाता है प्लूरॉन। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था पिछले लेसन के अंदर। उसके बाद फिर अगली बात आई थी कि टिड्डे में उसका जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार से पूर्ण होता है। टिड्डे का जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं उसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, अंडा, शिशु और वयस्क या प्रौढ़। चूंकि टिड्डे के जीवन चक्र में कहीं भी लार्वा, कहीं भी प्यूपा अवस्थाएं नहीं पाई जा रही, इसलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण रूपांतरण। ऐसा जीव जिसके जीवन चक्र में अंडा भी मिले, शिशु भी मिले, वयस्क भी मिले, लार्वा भी मिले, प्यूपा भी मिले, तो उसको तो बोलते हैं पूर्ण रूपांतरण। लेकिन टिड्डे के जीवन चक्र में कहीं भी लार्वा या कहीं भी प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती, इसीलिए इसका जो रूपांतरण कहलाता है वो कहलाता है अपूर्ण रूपांतरण। और एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है ये सवाल कि टिड्डे का जो रूपांतरण है जीवन चक्र का वो किस प्रकार का होता है और क्यों। तो अपूर्ण रूपांतरण कहलाएगा। और क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके जीवन चक्र में लार्वा और प्यूपा अवस्थाएं नहीं पाई जाती। हमने बात की थी कि टिड्डे के अड्डे के बारे में। अंडे कौन से? निषेचित अंडे। नर और मादा दोनों प्रकार के जो टिड्डे हैं वो अलग अलग होते हैं और पंद्रह सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य इनके मध्य मैथुन की क्रिया होती है। उस मैथुन की क्रिया के द्वारा नर टिड्डा अपने शुक्राणुओं को मादा टिड्डा के भीतर प्रवेश कराता है। इसके बाद फिर मादा टिड्डा नम भूमि पर जाकर के और कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि उसका मुख ऊपर की ओर होता है, उसका जो अंडरोपक है वो ज़मीन की ओर होता है। अपनी अगली टांगों से अपने सिर को यूं पकड़कर और इस प्रकार से ऊपर उठा करके और फिर गोल गोल घूमती है। तो उससे क्या होता है, उसका जो अंडरोपक है वो अंडरोपक की सहायता से ज़मीन में एक गहरा गड्ढा बन जाता है और उस गहरे गड्ढे में ही मादा टिड्डा अपने अंडकोष्ठों को त्यागती है। एक अंडकोष्ठ में अंडों की संख्या होती है बच्चों 40। अंडकोष्ठ को जब उस गड्ढे में त्याग दिया जाता है, इसके पश्चात मादा टिड्डे के जनन छिद्र के द्वारा एक झागदार पदार्थ स्त्रावित होता है और वो झागदार पदार्थ यहाँ पर इस छिद्र के मुख पर सीमेंट की भांति जम करके और उस गड्ढे को बंद कर देता है। तो इस प्रकार से अंडकोष्ठों की सुरक्षा हो पाती है। ये अंडकोष्ठ लगभग 8 या 9 माह तक इन्हीं गड्ढों में पड़े रहते हैं। जब वापस बारिश की ऋतु आती है उस समय इन अंडकोष्ठों में से अंडे परिपक्व होंगे और अंडे फूटकर उनमें से शिशु बाहर निकलते हैं। जिस समय शिशु बाहर निकलते हैं उस समय उनमें पंख नहीं होते, अर्थात आप कह सकते हो ये शिशु होते हैं पंख विहीन। पंख विहीन शिशु होते हैं और भोजन की तलाश में ज़मीन के ऊपर इस प्रकार से फुदक फुदक कर चलते हैं। जैसे ही इन शिशुओं को अपना भोजन प्राप्त हो जाता है, भोजन मिल जाता है, भोजन के मिलने पर ये शिशु अपने शरीर के आयतन को बढ़ाते हैं, आकार बढ़ जाएगा इनका। और जैसे ही इनके शरीर का आकार बढ़ता है उसी के साथ इनके शरीर के बाहर की तरफ मिलने वाले काइटिन का खोल फट जाता है, त्याग दिया जाता है। और इस क्रिया को हमने नाम दिया था निर्मोचन।
तो इस क्रिया को बोलते हैं निर्मोचन, अर्थात शिशु के शरीर पर पाए जाने वाले काइटिन के खोल का त्यागा जाना क्या कहलाएगा? निर्मोचन। और जो ये निर्मोचन की क्रिया है लगभग 5 से 6 बार तक होती है शिशु से वयस्क बनने के बीच में। निर्मोचन हो गया। अब बात करें कि साहब शिशु के अंदर तो पंख थे ही नहीं, तो फिर पंख कब आएंगे? जब शिशु के द्वारा दूसरे नंबर का अर्थात दूसरी बार निर्मोचन की क्रिया होगी तो उसके पश्चात शिशु में पंखों का विकास हो जाता है और अब ये शिशु आगे चल करके सारे निर्मोचनों को पूरा करके वयस्क या प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाता है। इनमें भी टाइमिंग अलग अलग चलता है। अगर नर शिशु की बात करें तो नर शिशु को वयस्क बनने में लगते हैं लगभग 70 दिन, और अगर मादा शिशु की बात करें तो मादा शिशु से वयस्क बनने में लगते हैं लगभग 80 दिन। तो थोड़ा दिनों का भी डिफरेंस है। नर शिशु से वयस्क बनने में 70 दिन लगेंगे और मादा शिशु से वयस्क बनने में 80 दिनों का समय लगेगा। इसके पश्चात हम बात करें इसके जीवन काल की। जीवन काल तो दोनों ही प्रकार के टिड्डों का जीवन काल 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष में ये अपना संपूर्ण जो भी क्रियाएं करनी हैं वो क्रियाएं कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो हो गई टिड्डे के जीवन चक्र की बात। अब प्रश्न है कि टिड्डा हमारे लिए किस प्रकार से आर्थिक महत्व का है। तो बच्चों दिमाग में बात आती है, टिड्डे की जब बात आती है तो हम तो केवल यही आती है कि टिड्डा किस प्रकार से मानव के लिए लाभदायक हो सकता है। हम तो इसकी अब तक हानियां ही हानियां पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टिड्डे के द्वारा भी मानव को लाभ मिलते हैं। देखिए किस प्रकार से। हम पहले लाभ की बात करें, टिड्डा अत्यधिक मात्रा में शाक हरे पादपों को उनकी पत्तियों को खाता है और इसीलिए अत्यधिक मात्रा में मल त्यागता है। वो मल जब मृदा पर पड़ा रहता है तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका विखंडन, सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका विखंडन आसानी से हो जाता है और उसके द्वारा मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, टिड्डों की मृत्यु के पश्चात हम ये बात जान रहे हैं कि टिड्डे के शरीर में नाइट्रोजन तत्व की अधिकता पाई जाती है। जब टिड्डों की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात सूक्ष्म जीवों के द्वारा टिड्डे के शरीर के विखंडन के द्वारा उसके शरीर में मिलने वाली नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन के तत्व मृदा में मिला दिए जाते हैं। तो उसके द्वारा भी क्या होगा, टिड्डे की द्वारा हमारी जो मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरी बात करें, टिड्डा इस पृथ्वी पर उपस्थित खाद्य पदार्थ या हरे पादपों जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं उनका लगभग 10% का उपयोग करता है। अब इससे क्या फायदा होने वाला है? कई बार कई फसलें हमारे लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन क्या सारी फसलें, क्या सारे पादप हमारे लिए लाभदायक हैं? क्या कई ऐसे भी तो हैं जिनको अपन खरपतवार बोलते हैं। तो इस प्रकार से टिड्डा अनावश्यक फसलों को, अनावश्यक पादपों का सफाया करता है हमारे लिए, वो भी एक ठीक है। और सबसे आखिरी बात, ऐसे कई देश हैं जहां पर टिड्डों को बड़े चाव से खाया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में, भोजन के रूप में। ऐसे कई सारे देश हैं तो ये भोज्य पदार्थ के रूप में भी खाया जाता है। आमतौर पर टिड्डे के जो शत्रु हैं पक्षी, जो पक्षी होते हैं वो टिड्डों को खाते हैं। मेंढक, मेंढक टिड्डों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मकड़ी, तो ये जीव हैं जो अपने भोजन के रूप में टिड्डे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपका ये टिड्डे के बारे में हम जो अध्ययन कर रहे थे वो कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये टिड्डे वाला चैप्टर 11वां कंप्लीट होता है मेरी तरफ से।
इसका आप ठीक प्रकार से अध्ययन करें। कोई भी समस्या आए तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें। धन्यवाद।